और आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की है। बरेली जिले के गैनी गांव में छोटे लाल कश्यप अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका परिवार उनकी पत्नी रामवती, बड़े बेटे नरेश, छोटे बेटे तालेवर और दो बेटियों सुनीता और विनीता से मिलकर बना था। छोटे लाल खेती बाड़ी का काम करते थे। जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने अपने बड़े बेटे नरेश का विवाह नन्ही देवी नाम की युवती से कर दिया। नन्ही से छोटे लाल को एक बेटा शिवम और एक बेटी सीमा हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी बड़ी बेटी सुनीता का भी विवाह कर दिया। अब उनके परिवार में केवल तालेवर और विनीता की शादी बची थी और छोटे लाल उन दोनों की शादी की तैयारी कर रहे थे। छोटे लाल और रामवती अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे, लेकिन साथ ही वे अपनी मेहनत और प्रयासों से संतुष्ट भी थे कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। गांव में शादी की तैयारियों के बीच परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन इसी बीच छोटे बेटे तालेवर ने ऐसा कृत्य कर दिया जिससे पूरे परिवार की बदनामी हो गई। तालेवर ने 2014 में अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ रेप कर दिया, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। यह घटना पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई और छोटे लाल के परिवार पर एक काला धब्बा लग गया। उधर छोटे लाल की छोटी बेटी विनीता भी 20 साल की हो चुकी थी। विनीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे फिल्में देखना और फैशन के अनुसार कपड़े पहनना बहुत पसंद था। उसकी सहेलियां भी उसी तरह की सोच रखती थीं और जब वे मिलती तो फिल्मों और उनमें दिखाए जाने वाले रोमांस के बारे में ही बातें होती थीं। विनीता के मन में अपने भविष्य के प्रति कई सपने थे, लेकिन तालेवर की हरकतों ने पूरे परिवार को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया। विनीता ने सोचा कि वह अपनी पढ़ाई और अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करेगी, लेकिन उसके आसपास के हालात उसे निराशा की ओर ले जा रहे थे। यह घटना लगभग 2 साल पहले की है, जब विनीता अपने पिता के साथ रिश्तेदारी में बरेली के कस्बा आंवला गई। वहां से लौटते समय वह आंवला बस अड्डे पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी एक युवक जो पानी की बोतलें बेच रहा था, उसके पास से गुजरा। उस युवक को देखकर विनीता का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। उसकी नजरें उस पर टिक गईं और उसके मन में यही विचार आया कि शायद यह वही है जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रही थी। युवक को देखकर विनीता के ख्यालों में बसी धुंधली तस्वीर अब साफ हो गई थी। वह उसे एकटक निहारती रही और युवक भी बार बार उसकी ओर देखने लगा। जब उनकी निगाहें आपस में मिल जाती तो दोनों के होंठों पर एक हल्की मुस्कान तैर जाती। कुछ ही देर में बस आ गई और विनीता अपने पिता के साथ बस में बैठ गई, लेकिन उसके मन में उस युवक का चेहरा घूमता रहा। वह उस युवक के बारे में और जानकारी हासिल करके उससे संपर्क करने की सोचने लगी। विनीता ने ठान लिया था कि वह उसे फिर से मिलेगी। यह पहली नजर का प्यार था। अगले ही दिन विनीता ने अपनी सहेली के घर जाने का बहाना बनाकर आंवला के लिए निकल पड़ी। बस अड्डे पर पहुंचकर उसकी नजरें उस युवक को तलाशने लगीं। थोड़ी ही देर में उसने हरि को देखा, लेकिन हरि ने विनीता को नहीं पहचाना। विनीता ने उसे ध्यान से देखा और उसके पीछे पीछे चलने लगी ताकि उसके बारे में और जानकारी हासिल कर सके। जल्द ही उसने किसी से हरि के बारे में जानकारी लेकर उसका नाम और मोबाइल नंबर पता कर लिया। विनीता को जानकर खुशी हुई कि हरि अपने परिवार के साथ आंवला में ही रहता है। उसने अपनी सहेली का मोबाइल लेकर हरि को कॉल किया। पहली बातचीत में ही दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए। विनीता ने हरि को बताया कि वह उस दिन अनजाने में उसके पास कॉल नहीं कर पाई थी, बल्कि उसने खुद उसका नंबर हासिल करके कॉल की थी। इस पर हरि को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे यह जानकर अच्छा लगा कि विनीता ने उसे खोजा। उनकी बातचीत नियमित हो गई। दोनों एक दूसरे के बारे में और जानने के लिए उत्सुक थे। विनीता की मासूमियत और हरि की समझदारी ने उनके रिश्ते को और भी गहरा कर दिया। इसी बीच एक मुलाकात में दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। विनीता तो दीवानगी की हद तक दिल की गहराइयों से हरि को चाहने लगी थी। जब विनीता के घर वालों को पता चला कि वह जिस लड़के से मिलती है वह बदमाश टाइप का है, तो उन्होंने विनीता पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। लेकिन तमाम बंदिशों के बाद भी विनीता हरि से मिलने का मौका निकाल ही लेती थी। धीरे धीरे दोनों के इश्क के चर्चे गांव में होने लगे। लोग उन्हें अक्सर एक साथ देखते और इसके चलते तरह तरह की बातें बनने लगीं। विनीता के इश्क के चर्चे गांव के गलियों में गूंजने लगे, जिससे उसके पिता छोटे लाल की गांव में बदनामी हो रही थी। घर परिवार के सभी लोगों ने विनीता को खूब समझाया, लेकिन प्यार में आकंठ डूबी विनीता पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पूरा परिवार गांव में हो रही बदनामी से परेशान था।
छोटे लाल ने कई बार अपनी बेटी को हरि से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन विनीता की जिद और प्यार ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। हर दिन के साथ परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी और विनीता की दीवानगी उन्हें और भी हताश कर रही थी। 29 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे विनीता अपनी भाभी नन्ही देवी के साथ दिशा मैदान के लिए खेतों की तरफ गई थी। कुछ समय बाद नन्ही देवी घर लौटी तो विनीता उसके साथ नहीं थी। जब घर वालों ने उससे विनीता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब वह दिशा मैदान के बाद बाजरे के खेत से बाहर निकली तो उसे विनीता नहीं दिखी। नन्ही ने सोचा कि शायद विनीता अकेली घर चली गई होगी, लेकिन घर आकर पता चला कि वह यहां पहुंची ही नहीं। नन्ही ने अनुमान लगाया कि कहीं विनीता अपनी किसी सहेली के यहां तो नहीं चली गई। कुछ ही देर में गांव के एक किसान चंद्रपाल ने विनीता के घर पहुंचकर बताया कि रामानंद शर्मा के बाजरे के खेत में विनीता की लाश पड़ी है। उस समय छोटे लाल और उसकी पत्नी डॉक्टर के पास दवा लेने गए थे। छोटे लाल के धान के खेत के बराबर में ही रामानंद का बाजरे का खेत था। यह खबर सुनकर सभी घरवाले लगभग दौड़ते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। विनीता की लाश देखकर सब रोने लगे। इस बीच वहां गांव के काफी लोग भी पहुंच गए थे। ग्राम प्रधान भी मौके पर थे और उन्होंने घटना की सूचना स्थानीय थाना अलीगंज को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विशाल प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया और विनीता की लाश को ध्यान से देखा। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट था कि यह एक गंभीर मामला है। विनीता के पेट में गोली लगने के निशान थे। निशान देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने काफी नजदीक से गोली मारी है। इसका मतलब था कि हत्यारे को विनीता काफी अच्छी तरह से जानती थी। इस बीच रोते बिलखते छोटेलाल और उनकी पत्नी भी वहां पहुंच गए। थाना प्रभारी विशाल प्रताप सिंह ने नन्ही और बाकी घर वालों से आवश्यक पूछताछ की। उन्होंने जानना चाहा कि क्या विनीता के साथ कोई दुश्मनी थी या फिर किसी से कोई विवाद हुआ था। पूछताछ के बाद विनीता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया। थाने वापस आकर थाना प्रभारी ने छोटेलाल कश्यप की लिखित तहरीर पर गांव के ही इंद्रपाल, हरपाल, उमाशंकर और धनपाल के खिलाफ भादम्वे की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। तहरीर में हत्या का कारण इन लोगों से रंजिश बताया गया था। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई शुरू की। गांव में ये चर्चा होने लगी कि विनीता की हत्या की वजह क्या हो सकती है और क्या सच में इन लोगों का इससे कोई लेना देना था। पुलिस की जांच जारी थी और गांव में इस मामले को लेकर एक नई हलचल मच गई थी। थाना प्रभारी सिंह ने केस की जांच शुरू की तो पता चला कि विनीता का भाई तालेवर अपने मकान के पीछे रहने वाली युवती से दुष्कर्म के मामले में 2014 से जेल में बंद था। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि जिस युवती ने तालेवर पर रेप का आरोप लगाया था, उसके पिता को भी विनीता की हत्या में आरोपी बनाया गया था। साथ ही पुलिस को यह पता चला कि विनीता का किसी हरिनाम के युवक से प्रेम संबंध था। इस रिश्ते से विनीता के परिवार वाले काफी परेशान थे। इन सभी तथ्यों के मद्देनजर पुलिस का शक विनीता के परिवार पर केंद्रित हो गया। थाना प्रभारी ने सोचा कि शायद यह एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई हो। विनीता से छुटकारा पाने के साथ साथ तालेवर को जेल भेजने वाले को भी सबक सिखाने की योजना बनाई गई थी। जांच में यह बात सामने आई कि विनीता के माता पिता और बड़े भाई नरेश, जो गांव में नहीं थे, के अलावा घर में केवल नन्ही देवी और उसका नाबालिग बेटा शिवम ही बचे थे। नन्ही पर संदेह गहरा गया। थाना प्रभारी ने गांव के लोगों से पूछताछ की और एक व्यक्ति ने ऐसी जानकारी दी कि थाना प्रभारी की आंखों में चमक आ गई। इस नई जानकारी के आधार पर 2 अक्टूबर को नन्ही देवी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। जब महिला आरक्षी की मौजूदगी में नन्ही से सख्ती से पूछताछ की गई तो वह टूट गई। उसने विनीता की हत्या अपने नाबालिग बेटे शिवम के साथ मिलकर करने की बात स्वीकार कर ली और पूरी कहानी बयान कर दी। नन्ही ने बताया कि विनीता के हरिनाम के युवक से प्रेम संबंध की बात से घर का हर कोई नाराज था। समझाने के बावजूद विनीता नहीं मान रही थी और इससे परिवार को गांव में बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। नन्ही ने महसूस किया कि विनीता का इस तरह से घर की इज्जत को नुकसान पहुंचाना उनके लिए असहनीय था। इसलिए उसने अपने बेटे शिवम के साथ मिलकर विनीता को खत्म करने की योजना बनाई। एक दिन जब विनीता खेत में गई थी तो उन्होंने उसकी हत्या करने का फैसला किया। नन्ही ने अपने बेटे के साथ मिलकर विनीता के पेट में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अब मामला स्पष्ट था और थाना प्रभारी ने नन्ही और उसके बेटे शिवम को गिरफ्तार कर लिया। विनीता की हत्या के पीछे का असली कारण सामने आ चुका था
और यह परिवार के भीतर का एक दुखद परिणाम था और अपने परिवार को होने वाली बदनामी से बचाना चाहती थी। उसे पता था कि विनीता के हरि नाम के युवक के साथ चल रहे प्रेम संबंधों की वजह से उनके परिवार में कलह बढ़ रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए नन्ही ने एक खतरनाक और अमानवीय कदम उठाने का फैसला किया, विनीता की हत्या कराना। नन्ही ने अपने नाबालिग बेटे शिवम को अपने इस घिनौने काम में शामिल कर लिया। उसने शिवम को भरोसा दिलाया कि यह कदम उनके परिवार की इज्जत और नाम को बचाने के लिए जरूरी है। नन्ही ने एक पूरी योजना बनाई और तय किया कि वह विनीता को अपने धान के खेत के पास बुलाकर वहां शिवम से उसकी हत्या कराएगी। इस प्रकार नन्ही ने अपने ही परिवार की एक सदस्य की जान लेने का नृशंस निर्णय लिया ताकि वह समाज में होने वाली बदनामी से बच सके। यह कदम न केवल उनके परिवार को बर्बाद करने वाला था, बल्कि एक निर्दोष लड़की की जिंदगी को भी खत्म करने वाला था। इस हत्या की साजिश ने नन्ही के परिवार को बर्बाद कर दिया। उसने न केवल अपनी ननद विनीता की हत्या की, बल्कि अपने बेटे शिवम को भी एक गंभीर अपराध में शामिल कर लिया। नन्ही का विचार था कि विनीता की हत्या से न केवल परिवार की बदनामी से बचा जा सकेगा, बल्कि उस इंसान को भी जेल भेज दिया जाएगा जिसके खिलाफ तालेवर पर लगे रेप के आरोप का बदला लिया जा सकेगा। 29 सितंबर की सुबह नन्ही ने बेटे शिवम को पहले ही तमंचा लेकर भेज दिया था और खुद विनीता को धोखे से दिशा मैदान की ओर ले गई। शिवम ने नन्ही के इशारे पर विनीता को गोली मारी। यह एक सुनियोजित हत्या थी जिसमें नन्ही और शिवम ने मिलकर यह खतरनाक कदम उठाया। विनीता की हत्या के बाद शिवम ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा छिपा दिया, जबकि नन्ही ने घर लौटकर सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और नन्ही की भूमिका जल्दी ही सामने आ गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में संवाद और समझ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नन्ही और विनीता के बीच की समस्याएं संवाद की कमी के कारण बढ़ी, जिससे स्थिति ने खतरनाक मोड़ ले लिया। किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और उचित समाधान की तलाश करनी चाहिए, न कि हिंसा का सहारा लेना चाहिए। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता होनी चाहिए और परिवारों को अपने सदस्यों की भावनाओं को समझने और मार्गदर्शन करने की कोशिश करनी चाहिए। बदनामी से डरने के बजाय सच्चाई का सामना करना और संवाद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी अपराध का गंभीर परिणाम हो सकता है और हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि लोग इन कहानियों से सीख लें और ऐसे रास्तों पर चलने से बचें। अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है ताकि हम सब मिलकर अपने समाज को बेहतर बना सकें। इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है।